स्टूडेंट्स, आज हम यान डायमेंशन टेस्टिंग का नेक्स्ट चैप्टर इवननेस टेस्टिंग पढ़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ये दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इवननेस टेस्टिंग क्या है, दूसरा पार्ट है मेजरमेंट ऑफ इवननेस टेस्टिंग एंड हेरिटनेस टेस्टिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। यान इवननेस क्या है? यान इवननेस बेसिकली वेरिएशन इन वेट पर यूनिट लेंथ है। अगर हम यान की लेंथ लेते हैं, अगर उसके वेट में वेरिएशन है, अगर हमने डिफाइन किया है, अगर हमें छोटे लेंथ में वेरिएशन चेक करना है तो छोटा लेंथ का वेरिएशन डिफाइन किया हुआ है, बड़ी लेंथ का वेरिएशन चेक करना है तो बड़ी लेंथ का वेरिएशन डिफाइन किया हुआ है। अगर हम बड़ी लेंथ का वेरिएशन कहते हैं तो इसी को हम काउंट वेरिएशन कह देते हैं या फाइननेस वेरिएशन कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे इसको हम जो चेक करने के हमारे कई सारे मेथड हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हमारा यान कब यूनिफॉर्म या इरेगुलर कहलाएगा? जब उसमें अनइवननेस या इरेगुलरिटी हो, मतलब वेट पर यूनिट लेंथ में चेंज हो। दूसरा इम्परफेक्शंस हो यान में। इम्परफेक्शंस मीन्स जो यान का डायमीटर है वो उस यान के डायमीटर की इक्विवेलेंसी पूरी लेंथ में नहीं है। मतलब नेक्स्ट है ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट्स, मतलब इसमें फॉल्ट्स हैं, नैप है या बहुत ज़्यादा थिक प्लेस है तो वो ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट्स में आएगा। अभी हम आगे ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट्स भी पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अनइवननेस और इरेगुलरिटी, हमने 3 कैटेगरी बताई थी, उसमें से पहली कैटेगरी ये बेसिकली जो मैंने बताया है कि अनइवननेस इरेगुलरिटी वेट पर यूनिट लेंथ में जो चेंज है, लेंथ वाइज जो चेंज आता है वो उसे हम इरेगुलरिटी कहते हैं। इस इरेगुलरिटी को या तो हम यू परसेंटेज, जिसे हम ऊस्टर परसेंटेज कहते हैं, बेसिकली यू परसेंटेज इज द ऊस्टर परसेंटेज, ओके, एंड CV परसेंटेज, अनदर वन इज CV परसेंटेज। CV तो हमें पता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अब यान की जो प्रॉपर्टी है जिनमें वेरिएशन आता है बेसिकली अनइवननेस के टर्म्स में, वो आता है वेट पर यूनिट लेंथ में वेरिएशन आ सकता है, ट्विस्ट पर इंच में भी वेरिएशन आ सकता है, ये भी एक अनइवननेस है। दूसरा डायमीटर में वेरिएशन आ सकता है, डायमीटर में वेरिएशन क्या करेगा? थिक एंड थिन प्लेसेस जनरेट करेगा। नेक्स्ट वेरिएशन स्ट्रेंथ में भी वेरिएशन आ सकता है। अगला वेरिएशन कौन सा है? कलर में भी आ सकता है, यान का कलर चेंज हो जाना। ठीक है, अभी हम स्ट्रेंथ वेरिएशन, कलर वेरिएशन और ट्विस्ट वेरिएशन को उतना कंसीडर अभी हम नहीं करेंगे इस चैप्टर में। हमें सिर्फ अनइवननेस रिलेटेड टू द वेट पर यूनिट लेंथ और डायमीटर के आधार पे जो भी हमारी अनइवननेस आ रही है उसको स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ यान इरेगुलरिटी, अपनी जो यान की इरेगुलरिटी कितने टाइप की हो सकती है? हमने पहले भी बताया था कि वेरिएशन, एक तो रैंडम वेरिएशन होता है, एक होता है, वहाँ पे मैंने बायस्ड बताया था, इसमें पीरियोडिक वेरिएशन। तो 2 टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं, एक तो रैंडम वेरिएशन, दूसरा पीरियोडिक वेरिएशन, जो इरेगुलरिटी को हम डिफाइन करते हैं। रैंडम वेरिएशन क्या है? रैंडम वेरिएशन इज द वेरिएशन दैट ऑकर्स रैंडमली इन टेक्सटाइल मटेरियल, मतलब ऐसा वेरिएशन जो रैंडम मैनर में कभी भी किसी भी समय ऑकर हो सकता है किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल में। ठीक है ना, उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होगा कि कभी भी, पैटर्न का मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर मोटा प्लेस आ रहा है तो अगर 5 मीटर लेंथ के बाद आ रहा है तो 5 मीटर लेंथ के बाद ही आएगा, हो सकता है 1 मीटर के पास आया, हो सकता है आधा मीटर के बाद। तो मोटा या पतला प्लेस या कोई भी वेरिएशन है या काउंट का वेरिएशन, वो रैंडम मैनर में ऑकर होगा, उसकी ना तो कोई लेंथ होगी ना टाइम डिफाइंड होगा। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये किस वजह से होता है? ये नेचुरल वेरिएशन जो फाइबर की प्रॉपर्टी में होता है उस वजह से ये वेरिएशन ऑकर होता है। अब हमें इस वेरिएशन को कैसे देखना है ये हम देखते हैं। अगर हम यान को 1-1 इंच की लेंथ में काटते हैं, ठीक है ना, और 1-1 इंच, जैसे इस ग्राफ में देख रहे हैं, हमने यान को काटा 1-1 इंच की लेंथ के बाद, तो जो पहले इंच की लेंथ का वेट हमने रख दिया, कितना वेट आया उसे हमने वेट कॉलम में रख दिया। फिर जो हम दूसरा वाला इंच काटा है, मतलब 1 इंच कट गया, फिर से 1 इंच लिया,
तो उसका वेट हमने रख दिया। फिर हमने तीसरा वाला काटा 1 इंच का, फिर हमने उसका वेट रख दिया। फिर से हमने चौथा सेक्शन काटा तो उसका भी वेट हमने लिख दिया। तो उस हिसाब से हमने इसमें वेट के आधार पे ये ग्राफ को कंबाइंडली प्लॉट कर लिया, उन सारे वेट को एक साथ कंबाइंडली स्ट्रेट लाइन से जोड़ के। फॉर एग्जांपल पहले वाले का वेट इतना आया था, हमने यहाँ लिख दिया। दूसरे वाले का वेट इतना आया था, यहाँ लिख दिया। तीसरे वाले का वेट यहाँ इतना आया था, इतना लिख दिया। चौथे वाले का वेट इतना आया था। ऐसे ही ये 12 तक हमने सेक्शन काटे थे 1-1 इंच के, और 12 सेक्शन का वेट हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है ना। अब हम सारे सेक्शन को ग्राफ वाइज मिला देंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ये हमने सारे मिला दिए। अब हमने जो रीडिंग आई थी वेट की, उसका हमने मीन निकाला। मीन तो हमें पता है, सारी जितनी भी 12 सेक्शन हमने काटे थे 12 टाइप के, तो उन 12 का वेट जोड़ के डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो मीन निकल आएगा। तो जो मीन वेट आया उसकी हमने स्ट्रेट लाइन ये ब्लू फॉर्म में खींच दी। ये जो मीन वेट जो आया था उसकी हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है। अब इसमें हमें दिख रहा है, अब जो मीन लाइन से इनकी जो डिस्टेंस है वो अनइवन है। मीन लाइन से इसकी डिस्टेंस, मीन लाइन से इसकी डिस्टेंस, मीन लाइन से इसकी डिस्टेंस, मीन लाइन से इसकी डिस्टेंस वो सेम नहीं है। ठीक है ना। जब मीन लाइन से जो डेविएशन है, जो डिस्टेंस कहते हैं, मतलब मीन लाइन से इसकी डिस्टेंस, इसका मतलब मीन लाइन से डेविएशन। तो इसका मतलब मीन लाइन से जो डेविएशन है वो हर सेक्शन के लिए अलग अलग है या डिफरेंट है। ठीक है ना। तो जहाँ पे भी मीन लाइन से डेविएशन डिफरेंट है या अलग अलग है, वो हमारा डेविएशन कैसा कहलाएगा? रैंडम डेविएशन। इसका कोई पैटर्न नहीं। ओके, समझ आता है। अब हम चलते हैं पीरियोडिक वेरिएशन में। वहाँ पे हमने 1-1 इंच के हमने काटे थे और उनको वेट वाइज अरेंज किया था। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, कोई यान लिया, यान को हमने, यान में अपने थिक और थिन प्लेसेस हैं। ये थिक प्लेस है, ये थिन प्लेस है, ये थिक प्लेस है, थिन प्लेस है, ये थिक प्लेस है, ये थिन प्लेस है। ठीक है ना। ओके। अब हमने यान को 1-1 इंच में काटा और उसके डायमीटर वाइज, जो क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन के डायमीटर वाइज हमने कुछ 10 या 12 क्रॉस सेक्शन लिए और उनका डायमीटर मेजर किया। एक साइड में हम लेंगे यान का डायमीटर, दूसरा यान की लेंथ। 1 सेंटीमीटर में कितना डायमीटर है वो हमने नोट किया, दूसरे सेंटीमीटर कितना आया वो नोट किया, तीसरे सेंटीमीटर में कितना आया वो हमने नोट किया। ठीक है। अब हमने जो डायमीटर वाइज हमने इस ग्राफ पे अरेंज किया था वो इस हिसाब से अरेंज हो गया। ठीक है ना। ये फिर इसके बाद हमने जो डायमीटर का था उन सारे डायमीटर का एवरेज लेके हमने मीन निकाल लिया। जो हमने 12 सेक्शन लिए थे 12 का हमने मीन निकाल लिया। अगर हमारा डायमीटर वाइज इस तरीके से ट्रेंड आए कि इसकी हाइट, ये हाइट इस हाइट के बराबर है, ये हाइट इस हाइट के बराबर है और इक्वल है, जो हाइट इक्वल है और जो ये पीक है वो इस पीक के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम है। ये पीक, ये एक पीक है, इसकी डिस्टेंस, इन दोनों पीक के बीच की डिस्टेंस, अगर हम इन दोनों पीक को लेते हैं तो इन दोनों पीक की डिस्टेंस के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा पीरियोडिक वेरिएशन है। मतलब अगर हमने डायमीटर लिया, इसका मतलब थिक और थिन प्लेस हमारे एक निश्चित पीरियड पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो इन दोनों पीक के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, हमारा जो फॉल्ट है उसकी वेवलेंथ कहलाएगी। मतलब ये क्या है, दो थिक प्लेसेस है, ये थिक प्लेस है, ये भी थिक प्लेस है,
दो थिक प्लेस के बीच की दूरी, अगर पीरियोडिक वेरिएशन है तो दो थिक प्लेस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। ठीक है ना। और मीन से हमारा जो डेविएशन होगा, मतलब मीन से जो पीक की हाइट होगी, ये ए, जो मीन वैल्यू से जो पीक की हाइट है वो फॉल्ट का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई थिक प्लेस है तो वो जो एवरेज डायमीटर वैल्यू है वो उससे कितना मोटा है वो उसकी पीक कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ऐसे ही अगर हमारा यहाँ पे थिन प्लेस है तो वो एवरेज डायमीटर से कितना पतला है, तो ये थिन प्लेस है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो पीरियोडिक वेरिएशन समझ में आया। ये निश्चित इंटरवल के बाद होते हैं, इनकी लेंथ डिफाइन रहती है और इसका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक वेरिएशन है, इर्रेगुलरिटी है। अब हम चलते हैं पीरियोडिक वेरिएशन का क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक वेरिएशन हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं? ये हमारे हो सकते हैं, बेसिकली पीरियोडिक वेरिएशन को हम फाइबर की लेंथ से डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी यान बन रहा है, अगर हम स्टेपल यान बना रहे हैं तो उसका जो वेरिएशन है वो बेसिकली फाइबर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और स्पेसिफिकली फाइबर की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो जो पीरियोडिक वेरिएशंस हैं वो हमेशा डिफाइन होते हैं फाइबर की लेंथ यूनिट पे। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म वेरिएशन क्या होगा? शॉर्ट टर्म वेरिएशन का मतलब है कि अगर हमारा जो वेरिएशन है उसकी जो वेव लेंथ है वो 1 से लेकर 10 टाइम्स ऑफ फाइबर लेंथ के है तो वो शॉर्ट टर्म वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फाइबर 30 mm लंबा है तो 300 mm तक के जो वेरिएशन होगा, 300 mm तक का जो वेरिएशन होगा वो हमारा शॉर्ट टर्म वेरिएशन कहलाएगा। ठीक है। अब मीडियम टर्म वेरिएशन क्या है? फाइबर की लेंथ का 10 गुने से लेके 100 गुने तक का जो वेरिएशन होगा वो हमारा मीडियम टर्म वेरिएशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 30 mm लंबा जो हमने फाइबर लिया था, अगर वो 300 mm फॉल्ट से लेके 3000 mm तक का फॉल्ट है, मतलब 3 मीटर तक का फॉल्ट है, तो वो मीडियम टर्म वेरिएशन में आएगा। लॉन्ग टर्म वेरिएशन क्या होगा? लॉन्ग टर्म वेरिएशन होगा अगर हमारा कोई भी फॉल्ट फाइबर की लेंथ से 100 गुने से लेके 1000 गुने तक के बीच में है, वो हमारा लॉन्ग टर्म वेरिएशन कहलाएगा। मतलब फॉल्ट की लेंथ 3 मीटर, अगर 30 mm का फॉल्ट है तो 3 मीटर से लेके 30 मीटर तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब हम चलते हैं, इनको बेसिकली ब्रॉडली डिफाइन करेंगे। हमने ये तो समझ में आ गया था कि हमारा 1 से 10 टाइम्स अगर है तो हमारा शॉर्ट टर्म वेरिएशन है। अब ये जो फॉल्ट है, बेसिकली इन फॉल्ट में का जो एम्पलीट्यूड होता है, बेसिकली अगर हमारा थिक और थिन प्लेस है, थिक और थिन प्लेस की थिकनेस ही हमारी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, थिन प्लेस की जो थिननेस है वो हमारी एम्पलीट्यूड है। तो इन जो शॉर्ट टर्म फॉल्ट्स होते हैं, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म फॉल्ट से ज़्यादा रहता है। मतलब एक लॉन्ग टर्म फॉल्ट है तो उसमें उतनी थिकनेस या थिननेस नहीं आएगी, ये नॉर्मल फिलॉसफी है टेक्सटाइल मटेरियल की। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म फॉल्ट है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट्स में हो सकते हैं। ये फॉल्ट कैसे जनरेट होते हैं? ये फॉल्ट हमेशा जो अपनी लास्ट मशीन है जिससे हमारा मटेरियल बन रहा है उससे ज़्यादातर फॉल्ट ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना। ये अगर मशीन हमारी फॉल्टी है, कोई रोलर फॉल्टी है, कोई गियर फॉल्टी है, उसके कारण जो जनरेशन होता है फॉल्ट का, उसके कारण ये शॉर्ट टर्म वेरिएशन आते हैं। इस वेरिएशन से क्या होगा? फैब्रिक का एपीयरेंस ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, मतलब एपीयरेंस फैब्रिक का खराब लगेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन हमें समझ में आ गया। मीडियम टर्म वेरिएशन हमने तो लेंथ डिफाइन कर दी थी, मतलब इसकी लेंथ क्या थी? 300 mm से
3 मीटर तक की अगर 30 mm का फाइबर है तो, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये वाले है, ये ऐसी लेंथ होती है कि एक, अगर हम फैब्रिक बना रहे हैं तो फैब्रिक में एक बार पैंड है या एक वेव टेंट है, वो फॉल्टी होगा और एक लाइन क्रिएट कर देगा या स्ट्रीकीनेस क्रिएट कर देगा, और वो हमें प्रॉपरली और हाइड हो जाएगा एडजस्टेंट बार या एडजस्टेंट विड्थ से। तो वो लाइन दिखेगी लेकिन हमें वो एग्जैक्टली याद नहीं दिखेगा कि कौन सा है, ठीक है ना। तो हम उसे अगर डीपली जाके असेस करते हैं तब हमें पता पड़ता है कि एक पतला यार्न है इसमें। जब हम सारे बार निकाल लें, सारे वेट निकाल लें, सबको मेजर कर लें, तब हमें पता पड़ता है। तो इसमें स्ट्रीकीनेस या लाइन आती है फैब्रिक में, लेकिन वो हिडन होती है, ठीक है ना। तो ये मीडियम टर्म वेरिएशन है। लॉन्ग टर्म वेरिएशंस, इनकी जो वेव लेंथ है वो फाइबर की लेंथ से 100 से लेके 1000 के बीच में वेरी करती है। ये जनरली यार्न के काउंट को चेंज कर देते हैं, यार्न के काउंट के CV को बढ़ा देते हैं, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बढ़ा देते हैं यार्न के काउंट का। ये बेसिकली जितने बड़े फॉल्ट होते हैं, ये फॉल्ट क्या करते हैं, ये अगर नेटेड फैब्रिक है तो ये क्या कहते हैं, बारे उत्पन्न करते हैं, बारे बनाते हैं। ये डायमंड बार हो सकता है या ब्लॉक बारे हो सकते हैं, और वीविंग में भी बारे उत्पन्न करते हैं। तो ये मेजर डिफेक्ट ऑफ यार्न्स है, ठीक है ना। तो ये मशीन में अगर ये इनका जनरेशन पॉइंट क्या होता है, पीछे से बैक से जनरेशन पॉइंट होता है इनका। ज़रूरी नहीं ये लास्ट मशीन से जनरेट हो, ये बैक मशीन से भी जनरेट हो सकते हैं। तो ये जो अगर बैक मशीन का छोटा फॉल्ट है तो बड़ी मशीन पे ड्रा हो के बड़ा फॉल्ट जनरेट हो जाता है, अगर हम स्टेपल स्पिनिंग की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन है, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब हम चलते हैं आगे। इंडेक्स ऑफ इर्रेगुलरिटी। इंडेक्स ऑफ इर्रेगुलरिटी क्या है, हमने सेम डायग्राम लिया हुआ है। इसमें हमने क्या किया था, हमने 1-1 इंच लंबे हमने टुकड़े काटे हुए थे यार्न के, उनका वेट लिया हुआ था, ठीक है ना। यार्न के टुकड़े काट के उनका वेट लिया हुआ था, उनको हमने ग्राफ पे डॉटेड फॉर्म में दिखाया था पीछे, जब हम रैंडम वेरिएशन पढ़ रहे थे, ये दिखाया हुआ था। और फिर इसके बाद हमने उसका मीन लेके मीन लाइन हमने खींच दी थी, मीन लाइन ब्लू फॉर्म में। अब अपना जो U परसेंटेज है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ मीन डेविएशन। परसेंटेज ऑफ मीन डेविएशन का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, मीन से एक ये जो पॉइंट है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो उसका डेविएशन कहलाएगी, ठीक है ना। मीन से जो हर एक पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो उसका डेविएशन कहलाएगी। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो जितने भी हर पॉइंट के डेविएशन को जोड़ेंगे हम, इस पॉइंट का मीन से डेविएशन, 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 इस पॉइंट का मीन से डेविएशन। तो जितना इन सारी जो वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं इनको जोड़ेंगे हम, ठीक है ना। जोड़ने के बाद उसे मीन से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, वो आएगा क्या, परसेंटेज ऑफ मीन डेविएशन। इसी को हम U परसेंटेज कहते हैं। आगे हम जब हम ऊस्टर पढ़ेंगे, ऊस्टर इवननेस टेस्ट है जो कि इरेगुलरिटी को मेजर करता है और मेजरली इंडस्ट्री में यूज होता है, वो U परसेंट को ही मेजर करता है, ठीक है ना। तो U परसेंट समझ में आना चाहिए। U परसेंटेज क्या है, बेसिकली हमने पहले क्या लिया, ये हर पॉइंट को हमने सेग्रीगेट कर दिया, फिर इसके बाद मीन लिया और मीन से हर पॉइंट के डेविएशन को हमने ले लिया, मीन से जो डिस्टेंस दी है हर पॉइंट की, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को हमने एडअप किया, डिवाइड बाय मीन किया, इनटू 100 करेंगे तो वो आएगा परसेंटेज ऑफ मीन डेविएशन। इसे हम PMD भी कहते हैं, ठीक है ना।
स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम पहले भी पढ़े हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस डिवाइड बाय मीन इंटू 100, यही होगा। तो CV परसेंटेज हमें पता है, हमें U परसेंटेज पता है। अब हम क्या करेंगे, हम जो नॉर्मली रिलेशनशिप आता है CV बराबर आता है 1.25% PMD। CV बराबर क्या आता है 1.25 U परसेंट। इक्वल टू U परसेंटेज नहीं लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 1.25 U परसेंट। CV परसेंटेज बराबर क्या होगा 1.25 U परसेंट। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है कि CV U परसेंट के 1.25 गुना होता है। ठीक है, अब हम लिमिट इरेगुलरिटी और इंडेक्स ऑफ इरेगुलरिटी पढ़ेंगे। अभी हमने इंडेक्स ऑफ इरेगुलरिटी पढ़ा, अभी इसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी हमने। U परसेंटेज क्या होता है, CV परसेंटेज क्या होगा। अब हम लिमिट इरेगुलरिटी और इंडेक्स ऑफ इरेगुलरिटी पढ़ेंगे। लिमिट इरेगुलरिटी क्या होती, एक मार्टिनडल वैज्ञानिक थे, उन्होंने लिमिट इरेगुलरिटी को डिफाइन किया। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा मीन डेविएशन है, मतलब जो हमारी बेसिकली अनइवननेस का डेविएशन है, जिसे हम PMD बोल रहे हैं। PMD ये जो हमारा डेविएशन है, मीन से तो डेविएट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट जो हमने पीछे पॉइंट लिए थे ये मीन से तो डेविएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, जो हमारा सेग्रीगेशन है ये हमारी अनइवननेस है। ठीक है ना, उन्होंने क्या बताया, जो अनइवननेस है या U परसेंटेज है या PMD है, परसेंटेज मीन डेविएशन है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, 80 इंटू 1 प्लस 0.004 CBD डिवाइड बाई √n, जहाँ CBD क्या है, यान के डायमीटर का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर हम यान के डायमीटर को प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप से, हमने पिछले में पढ़ा है ना, यान के डायमीटर को प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप से हम मेजर करें और उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें, ठीक है ना, तो वो CBD कहलाएगा। ठीक है ना, तो U परसेंटेज बराबर क्या होगा, 81 प्लस 0.004 CBD डिवाइड बाई √n। ठीक है ना, अब अगर हमारा यान का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत कम आता है, 1 आता है, 2 आता है, तो 0.004 से मल्टीप्लाई होके कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं बनेगी, स्मॉल क्वांटिटी होगी। तो ये वाला टर्म हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यान का हमारा 2 आया, तो CBD स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 0.004 आएगा 0.016। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम अगर CBD को नेगलेक्ट कर देते हैं तो एक्चुअल U लिमिटिंग कितना आता है, 80 डिवाइड बाई √n, जहाँ n क्या है इस फॉर्मूला में, n है यान के क्रॉस सेक्शन में जितने नंबर ऑफ फाइबर्स हैं। ठीक है, तो n क्या है, यान के क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ फाइबर्स। अब हम इस फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमारा एक यार्न है, उसकी अनइवननेस किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फाइबर्स पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फाइबर्स होंगे क्रॉस सेक्शन में, उतना ही यार्न अनइवन होने के चांसेस कम है। तो हमारा क्या है, ये U लिमिटिंग क्या कहता है, U लिमिटिंग क्या कहता है, बेसिकली अगर हमारा कोई भी यार्न हम काउंट ले रहे हैं, कोई भी यार्न हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जो अनइवननेस है, इतनी अनइवननेस उस यार्न में हमेशा रहेगी ही रहेगी, इससे कम अनइवननेस हम नहीं कर सकते। मार्टिनडल ने क्या बताया
कोई भी हम स्टेपल यान बना रहे हैं उसमें मिनिमम अगर हम अनइवननेस की बात करें तो इतनी अनइवननेस उसमें रहेगी ही रहेगी। मतलब एक्चुअल में यान बनने के बाद अनइवननेस इससे ज़्यादा आती है। हम जितना ज़्यादा इस वैल्यू के क्लोज पहुंच जाएंगे, जितना ज़्यादा इस वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे, उतना ही अच्छा हमारी यान की क्वालिटी है। ठीक है ना। तो इंडेक्स ऑफ इरेगुलरिटी क्या होता है? यू एक्चुअल मतलब अनइवननेस एक्चुअल या परसेंटेज मीन डेविएशन एक्चुअल जो हमने निकाला है, जो हमारे यान का आया है। जब हम यान को कट करके वेट करके हम इसको एक्चुअल यान का जो निकालेंगे। और दूसरा क्या होगा? डिवाइड बाय यू लिमिटिंग। यू लिमिटिंग कैसे आएगा? वो यान के क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ फाइबर मैच करके आएगा। नंबर ऑफ फाइबर गिन लेंगे हम तो और इस फॉर्मूले में रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यू लिमिटिंग होगी। तो जनरली इंडेक्स ऑफ इरेगुलरिटी 1 से बड़ा होता है क्योंकि यू लिमिटिंग छोटा ही रहेगा हमेशा। यू एक्चुअल हमेशा ऊपर आएगा क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू है, ये अचीव कर लें हम बहुत बढ़िया है। तो इंडेक्स ऑफ इरेगुलरिटी जितना 1 के क्लोज आ जाए, मतलब इन दोनों का रेशियो 1 के पास जितना ज़्यादा आ जाए उतना ही अच्छा हमारा यार्न होगा। इतना समझ में आता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक परफेक्ट है। अब एडिशन ऑफ इरेगुलरिटी। नॉर्मली स्टैंडर्ड मेथड्स क्या कहते हैं कि जो इरेगुलरिटीज हैं या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमेशा अपने स्क्वायर में एडअप होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा यान बन रहा है, ठीक है, हम यान बना रहे हैं। यान में हमने कई सारी मशीनें लगाई। हमने स्पीड फ्रेम हमने सबसे पहले कार्ड लगाई थी। बिलोरूम लाइन को भी हम ये साइड कर देते हैं। कार्ड से हमारा स्लाइवर बनना शुरू होता है, वहाँ से हमारी यान मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस शुरू है। ठीक है ना। तो हम अभी कार्ड से लेते हैं। हमने कार्ड लगाई थी, फिर हमने लगाई थी ड्राफ्ट फ्रेम लगाई थी, हमने कॉम्बर लगाए थे, हमने स्पीड फ्रेम लगाई थी, हमने रिंग फ्रेम लगाई थी। तो जो फाइनल यार्न का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा, यार्न के काउंट का, यार्न में जो इरेगुलरिटी होगी, यार्न के काउंट का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा या यार्न के डायमीटर का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा, वो क्या होगा? वो सारी मशीन की में जो कार्डिंग मशीन में जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उसका स्क्वायर, और जो ड्राफ्ट फ्रेम मशीन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है होगा उसका स्क्वायर, जो कॉम्पर मशीन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उसका स्क्वायर, और जो रिंग फ्रेम मशीन में स्पीड फ्रेम मशीन में होगा उसका स्क्वायर, जो रिंग फ्रेम मशीन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उसका स्क्वायर। इन सब के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्क्वायर करके अगर हम एडअप करते हैं तो वो हमारा फाइनल यार्न का सीबी आएगा। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब क्या है? हमारा यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हर मशीन हमारी जो भी इरेगुलरिटी है या अनइवननेस है उसको एडअप कर रही, वो भी स्क्वायर फॉर्म में एडअप कर रही। तो जितनी कम मशीनें होंगी हमारे सीक्वेंस में उतना ही बेटर हमारी रेगुलरिटी आएगी। ठीक है। लेकिन मशीनरीज तो जो हमें यूज करनी है वो तो हम कर ही सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि हर मशीन से जो मशीन में जो इरेगुलरिटी आ रही, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है, इस वैल्यू को, हर मशीन की इस वैल्यू को हम कम कर सकते हैं। जितना कम करेंगे उतना ही हमारे फाइनल यार्न का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा। एडिशन ऑफ इरेगुलरिटी समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हम सीवी लेते हैं स्लाइवर का हमारा B1 है और हम एक मशीन में फीड करते हैं जो अपनी इरेगुलरिटी इस स्लाइवर में एडअप करती है। माना कि जो हमारा फाइनल दूसरी मशीन से जो स्लाइवर निकला उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन B है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कार्ड लिया, कार्ड के स्लाइवर में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन B1 है। ठीक है ना। ओके।
या हम ड्रा फ्रेम फर्स्ट की बात कर लें, ड्रा फ्रेम फर्स्ट की बात कर लें, जो हम 2 पाथ देते हैं ड्रा फ्रेम का, ड्रा फ्रेम का ब्रेकर ड्रा फ्रेम, फिर फिनिशर ड्रा फ्रेम। हमने ड्रा फ्रेम ब्रेकर ड्रा फ्रेम का स्लाइवर हमने लिया था, या हम ऐसा कर लें कि कार्ड का लेते हैं, एक कार्ड का स्लाइवर फिर ब्रेकर ड्रा फ्रेम का स्लाइवर, ठीक है, इतना कर लेते हैं। कार्ड के स्लाइवर का हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन V1 है, ठीक है। ड्रा फ्रेम से हमने जो फाइनल स्लाइवर हमने निकाला इस B1 को फीड करके, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन V है, ठीक है ना। तो V बराबर क्या होगा, V1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, जहाँ B2 स्क्वायर क्या होगा, जो इरेगुलरिटी हमारी ड्रा फ्रेम ने ऐड अप की, ठीक है, वो हमारा को फाइनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस तरीके से आएगा। समझ में आता है। अब रिडक्शन ऑफ इरेगुलरिटी, अब इरेगुलरिटी का हम कैसे रिडक्शन कर सकते हैं उस पे आते हैं। हम ड्रा फ्रेम में क्या करते हैं, डबलिंग करते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा डबलिंग होगी उतना ही इरेगुलरिटी हमारी रिड्यूस होगी। वो किस टर्म में रिड्यूस होगी, तो हमारा जो डबल स्ट्रैंड है, जैसे हमने 6 की डबलिंग की ड्रा फ्रेम में, ठीक है ना, तो हमारा जो आफ्टर डबलिंग के बाद जो हमारा फाइनल स्लाइवर का CV निकलेगा, अगर हमने जो फीड स्लाइवर किए थे उनका CV माना कि X है, तो हमने 6 स्लाइवर फीड किए थे, तो आफ्टर निकलने के बाद जो हमारा स्लाइवर ड्रा फ्रेम के बाद जो निकलेगा डबलिंग के बाद, उसका CV क्या होगा, X डिवाइड बाई √6। तो जितने की डबलिंग होती है उतना ही हमारा फाइनल मटेरियल है उसकी रेगुलरिटी इम्प्रूव होती है। तो इसीलिए ड्रा फ्रेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इरेगुलरिटी को रिमूव करना। ड्रा फ्रेम क्या करती है यार, वो स्लाइवर में इवननेस लाती है। क्यों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगी। अगर हमने फीड स्लाइवर में अगर हमारा CV परसेंटेज माना कि 6% है, ठीक है, और हमने 6 की डबलिंग कर दी ड्रा फ्रेम में, तो जो CV परसेंटेज आएगा वो 6 डिवाइड बाई √6 हो जाएगा। मतलब फाइनल मटेरियल हमारा जो निकला उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन √6 है, अराउंड 2 पॉइंट समथिंग होगा। हमारा वैसे ओरिजिनल का 6 था, अब हमारा बचा कितना, 2 पॉइंट समथिंग, तो हमारा इवननेस आ गई। तो ये इस तरीके से हमारा रिडक्शन ऑफ इरेगुलरिटी होता है। तो हमने ये टॉपिक अच्छे से समझा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यार्न इवननेस और हेरीनेस। थैंक यू।